मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज द पार्ट 10 और पिट्यूटरी का ही ये हिस्सा होगा। वैसोप्रेसिन आज का हार्मोन होने वाला है, दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो ADH या वैसोप्रेसिन है ये पोस्टीरियर पार्ट से निकलने वाला हार्मोन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। ह्यूमन वैसोप्रेसिन की बात करें तो इसको ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा आर्जिनिन वैसोप्रेसिन यानी AVP भी कहते हैं। इसके अलावा आर्जिप्रेसिनिन या आर्जिप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आप जानते रहिए, ADH, AVP एंड इसके अलावा वैसोप्रेसिन तो है ही, ठीक है। देन एग्रीप्रेसिन, देन एग्री सॉरी नॉट एग्री, इट इज आर्जिप्रेसिन, आर्जिप्रेसिन मतलब आर्जिनिन प्रेसिन जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे ना आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, तो इसको कई बार आर्जिप्रेसिन भी कहते हैं। तो तीन नाम आपको याद रहने चाहिए वैसोप्रेसिन के। पहला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये बहुत ही कॉमन नेम है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है, ए फॉर यहाँ पे आर्जिनिन होने वाला है, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। तीसरा जो ये आर्जिनिन है इसका आरजी यूज करना है, आरजी प्रेसिन। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। सेम हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब ये सिंथेसाइज कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होगा और वहाँ पे एक प्रो हार्मोन के रूप में रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक। और फाइनली कन्वर्ट होगा AVP यानी अब कहते हैं आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के फॉर्म में। देन वहाँ से ट्रांसफर होगा। अब ये सब सारी प्रोसेस कहाँ होगी, सिंथेसिस एंड इसका क्या होता है फॉर्मेशन या कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। तो ये कौन सा हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमस का हार्मोन हो गया। वहां से ये ट्रांसफर होगा थ्रू द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के एक्सोनल पार्ट से ये ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और फिर वहां से डायरेक्टली रिलीज हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि वैसोप्रेसिन कहाँ बना और कहाँ से रिलीज होता है। रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वहाँ पे पेप्टाइड प्रो हार्मोन के रूप में बनता है, फिर इसका कन्वर्जन होता है फंक्शनल फॉर्म में। क्लियर हो गया, ओके। सो it is released from vesicles into the circulation in response to extracellular fluid hypertonicity, यानी जब क्या कहते हैं ऑस्मोलैरिटी जो एक्सटर्नल टिश्यू की है वो बहुत हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको सेंस करते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन रिलीज होना शुरू होता है। नाउ AVP हैज टू प्राइमरी फंक्शंस। पहला, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट फ्री वाटर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द सर्कुलेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वापस शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए और ऐसा ना हो कि पानी की कमी से बॉडी की डेथ हो जाए। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की ये कोशिश करता है, ठीक है। जो किडनी से छन के बाहर निकल गए होते हैं उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करता है नेफ्रॉन के आसपास। सेकेंड, AVP कंस्ट्रिक्ट arterioles which increase peripheral vascular resistance and raises the arterial blood pressure। तो जब BP लो हो जाता है ऐसे केस में ये काम करता है आपका, इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन भी कहा गया है। वैसोप्रेसिन का मतलब यही है, वैसो मतलब जो क्या बोलते हैं आपके वेस्कुलर पार्ट्स हैं जिसमें कि आर्टरीज हैं, आर्टेरियोल्स हैं, वेन्स वगैरह हैं। तो ये वैसो यानी जो क्या बोलते हैं आपके वेस्कुलर पार्ट्स हो गए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम की पाइप हो गई जिसको कि आप आर्टरी आर्टेरियोल वगैरह कहते हैं, उसको ये
क्या करता है, सिकोड़ता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना, जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट करते हैं वॉल पे और ब्लड प्रेशर की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन भी है, याद रखेंगे। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए आपने, पहला वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना, दूसरा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। कैसे, जो क्या बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज उनको सिकोड़ के, कंस्ट्रिक्ट करके। वैसोप्रेसिन इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। एक और ये स्टडी है कि वैसोप्रेसिन क्या करता है कि स्टेम सेल में डिफरेंशिएशन करता है। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल हमारी बॉडी की ऐसी सेल जो कुछ भी बना सकती है, मतलब किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी उंगली कट गई है ना, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये आपकी हैंड डिजिट्स हैं, और मान लीजिए कि ये उंगली यहाँ से कट के अलग हो गई। अगर हमारे पास स्टेम सेल है तो इससे हम एक पूरा का पूरा ये वाला पार्ट फिर से डेवलप करा सकते हैं स्टेम सेल से। यानी स्टेम सेल एक प्रिकर्सर सेल है जिससे किसी भी तरह की ऑर्गन को डेवलप कराया जा सकता है। स्टिल अभी इस पे बहुत सारा फंक्शन और काम होना बाकी है, लेकिन रिसर्च जी जान से चल रही है कि इसे किया जा सके पूरी तरह से। कुछ जगह पे इसकी क्या बोलते हैं वो सक्सेस मिली है। तो स्टेम सेल आजकल बहुत यूज होता है, लोग अपने स्टेम सेल को आजकल स्टेम सेल बैंक में जमा करके रखते हैं। तो वैसोप्रेसिन इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स इनटू कार्डियोमायोसाइट्स एंड प्रमोट्स हार्ट मसल होम्योस्टेसिस। मतलब कार्डियोमायोसाइट मतलब हार्ट की बात करें, हार्ट, तो हार्ट में जो सेल्स होती हैं उनकी बनावट को मेंटेन रखता है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। वैसोप्रेसिन इज रेगुलेटेड बाय एवीपी जीन एक्सप्रेशन विच इज मैनेज्ड बाय मेजर क्लॉक कंट्रोल्ड जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 20 पे। कितने पे? क्रोमोसोम नंबर 20 पे। क्लियर है? इन दिस circadian circuit known as ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप, दैट इज TTFL। क्लियर हो गया? TTFL का मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप। देन PER2 protein accumulates and is phosphorylated by CK1E। तो ठीक है, CK1E इसे फॉस्फोराइलेट करता है, किसको? PER2 प्रोटीन एंड TTFL फैक्टर को, जो फीडबैक लूप फैक्टर्स हैं। PER2 subsequently inhibit the transcription factors clock, CLOC के clock, and BMAL1 in order to reduce PER2 protein level in the cell। और इस तरह से ये फीडबैक जो क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक है, इस पे ये काम करते हैं मिल करके। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी, PER2 प्रोटीन, इसके अलावा क्लॉक और BMAL1, इनके फीडबैक्स पे ही ये जो एक्सप्रेशन है वैसोप्रेसिन का ये वर्क करता है। एट द सेम टाइम PER2 protein also inhibit the transcription factors for AVP gene in order to regulate its expression, the expression of vasopressin and other AVP gene products। जितने भी और अदर टाइप के प्रेसिन प्रोडक्ट्स हैं सबको कंट्रोल करने की ये कोशिश करता है। Many factors influence the secretion of vasopressin। अब उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे है। जैसे इथेनॉल, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी बात करें अगर, तो इथेनॉल रिड्यूस द कैल्शियम डिपेंडेंट सिक्रेशन ऑफ AVP बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन न्यूरोपोफाइजल न्यूरोहाइपोफाइजल नर्व टर्मिनल्स। ये रैट के अंदर हमने स्टडीज करके पता लगाया है। सेकेंड, एंजियोटेंसिन 2, दिस इज अनदर क्या बोलते हैं फैक्टर
that is angiotensin 2 stimulates AVP secretion in keeping with its general processor and pro-volumic effect on the body, यानी पर्टिकुलर इफेक्ट के साथ एंजियोटेंसिन 2 AVP सिक्रेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करता है और वैसोप्रेसिन निकालो और वैसोप्रेसिन निकालो। इसके अलावा थर्ड जो फैक्टर यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं या इतना कम पढ़ा जाता है इसके बारे में कि लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ANP आप कह सकते हैं इसको, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड इनहिबिट्स AVP सिक्रेशन in part by inhibiting angiotensin 2 induced stimulation of AVP secretion। कुल मिला के जो ANP फैक्टर है, जो पेप्टाइड है, वो AVP सिक्रेशन को रोकता है। देन कार्टिसोल, कार्टिसोल भी ADH हार्मोन के सिक्रेशन को रोकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो सिक्रेशन को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा किडनी में वैसोप्रेसिन के इफेक्ट की बात करें तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं इसके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट यहाँ पे भारी भरकम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाऊं और आगे एक डायग्राम के थ्रू इसको बता दूं। देखिए, इंक्रीजिंग द वाटर परमिएबिलिटी ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज DCT, जो कि किडनी का हिस्सा होता है। इसके अलावा डक्ट ऑफ बेलिनी की बात कर लें, डक्ट ऑफ बेलिनी है ना, ये डक्ट ऑफ बेलिनी और DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दोनों ही नेफ्रॉन वाले हिस्से में पाए जाते हैं किडनी में, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब, जो डक्ट ऑफ बेलिनी है, ये कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू जुड़ी होती है, तो CCT उसको कहते हैं, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब। तो जो DCT है एंड CCT है, इनकी वॉल पे एक्टिव, ये जो वैसोप्रेसिन है ये अपनी एक्टिविटी बहुत स्ट्रांगली इंपोज करता है। क्यों करता है? देखो भाई, किडनी ना फिल्टर करती है चीजों को। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ये है नेफ्रॉन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सकता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं किडनी वाला हिस्सा। खासकर उसमें किडनी में एक सिंपल सा नेफ्रॉन ट्यूब की बात कर लें। अब बेटा, ये जो नीचे जाता है ना, और यहाँ पे जो घुमा हुआ हिस्सा, इसको कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये वाला जो हिस्सा है, इसी को कहते हैं DCT, एंड दिस पर्टिकुलर कलेक्टिंग डक्ट इज नॉन एज CCT, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स के ओपनिंग्स होते हैं। कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है, या कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, इस तरह से बहुत सारे। तो सर ठीक है तो है, हम क्या करें? तो करना कुछ नहीं है। अब यहाँ जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस का, आप याद रखेंगे, तो ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, इसमें बहुत सारे वाटर और मिनरल्स फिल्टर होके अंदर आते हैं और ये धीरे धीरे ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना शुरू होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। होता क्या है कि मैक्सिमम फिल्ट्रेट का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है ना, लाइक H2O, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें वो PCT पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, या जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे ये H2O को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फिर भी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर रह जाता है और ये वाटर बाहर की ओर निकलता है, कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से ये पल्विस रीजन से होते हुए फिर हाइलम को पार करते हुए यूरेटर को ज्वाइन कर लेता है और यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक सर, इतनी स्टोरी तो समझ में आ गई। अब इसके आगे भी कोई स्टोरी है? तो बिल्कुल स्टोरी है, तभी हम पढ़ रहे हैं। स्टोरी ये है कि ये जो DCT आपको दिख रहा होगा, इस वाले हिस्से में, और जो कॉमन कलेक्टिंग आपको ये मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं जो कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब की, इस वाले हिस्से पे अगर एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल रहा है
तो ये यहाँ पे स्पेशल सेल्स लगी होती हैं जो सेंस कर लेती है कि भाई वाटर तो बहुत निकल रहा है यार, कहीं डेथ ना हो जाए। अब आती है बारी एडीएच की। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ एडीएच इन ट्यूब्यूलर्स पे आता है डीसीटी पर और सीसीटी पर। और यहां पर एक्वापोरिन, फिर से याद रखेंगे आप नाम, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन यहां पे पढ़ लीजिए एक्वापोरिन, नाम से ही पता चल गया। एक्वा मीन्स वाटर, वाटर के लिए स्पेशल प्रोटीन गेट्स तैयार होते हैं जिनको पोरिन कहा जाता है, तो एक्वापोरिन। तो ये एक्वापोरिन की असेंबली को बढ़ाता है जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर इस कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है रीएब्जॉर्ब हो जाए और ये फिर से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे सर्कुलेशन में और बॉडी में पहुंच जाए, ताकि वाटर लॉस के थ्रू हमारी डेथ ना हो। ये काम होता है एडीएच का। तो यही अब फंक्शन आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही है वाटर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है कहाँ, डीसीटी एंड सीसीटी पे, एज वेल एज आउटर एंड इनर मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब ओएमसीडी एंड आईएमसीडी, कहां पर, किडनी के अंदर ये पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, thus allowing water reabsorption and excretion of more concentrated urine, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही एंटी डायूरेसिस कहते हैं, जब कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकल रहा है, एंटी डायूरेसिस। इसीलिए इस हार्मोन को भी एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसी के नाम से उसका नाम पड़ गया, ओके। दिस अकर्स थ्रू इंक्रीज्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड इंसर्शन ऑफ वाटर चैनल्स। अब वो वाटर चैनल्स ही एक्वापोरिन 2 कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये कहां जाएंगे, एपिकल मेम्ब्रेन, जो बाहर ट्यूब वाली मेम्ब्रेन है ना वहां पे, ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट एपिथेलियल सेल्स। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी यहां पर एक्वापोरिन बनाना है, इसी एक्वापोरिन को गेट या चैनल बनाते हुए वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली कराना है। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, है ना। गुड, आई होप एंजॉय तो आप कर ही रहे हो। एक्वापोरिन्स अलाउ वाटर टू मूव डाउन देयर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आउट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है ना। यानी हाई अमाउंट से, भाई नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी जो है और क्या बोलते हैं आपका कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, वहां पे वाटर का अमाउंट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो अंदर से वो रीअब्जॉर्ब होके फिर से किडनी की इंटरस्टिशियल पार्ट में आता है और फिर वहां से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जहां ट्रांसपोर्ट होना पहुंच जाते हैं, ओके। गुड गुड। दिस इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय V2 रिसेप्टर। ये जो रीएब्जॉर्प्शन की फिनोमेना है ब्लड स्ट्रीम में वापस पहुंचाने की, ये V2 रिसेप्टर के थ्रू मीडिएट की जाती है। वेसोप्रेसिन ऑल्सो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। क्या करते हैं ये, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कहां पर, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, या सेल्स की बात करें तो वहां पे। क्लियर हो गया। बाय एपिसोडिक रिलीज फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर्स। तो कैल्शियम को बढ़ाते हैं, मेंटेन करते हैं ऑस्मोलैरिटी को, क्योंकि काम ही है बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना। क्योंकि भाई ह्यूमन की बॉडी में अगर ऑस्मोसिस सही से नहीं होगा, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस नहीं होगा, होम्योस्टेसिस नहीं होगा, तो बॉडी प्रॉब्लम में आ जाती है, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। वेसोप्रेसिन एक्टिंग थ्रू साइक्लिक AMP also increases transcription of aquaporin 2 जीन, और इसकी वजह से एक्वापोरिन 2 मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ जाते हैं। सिंपल, ठीक है। वही चीज यहां पर एक्सप्लेन की जा रही है। मेरे ख्याल से अब तक के डिस्कशन से आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये दो फिगर है, एक है आपका लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड वाला फिगर है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो ये जो रिसेप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि जायज सी बात है कि आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है। सो दीज आर V2 रिसेप्टर्स, दीज आर V2
रिसेप्टर्स। अब V2 रिसेप्टर्स पे जब आपके हार्मोन मॉलिक्यूल्स आते हैं, मतलब ADH मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशनल प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से एक्वापोरिन 2 की असेंबली मेम्ब्रेन पे इस दूसरी साइड मेम्ब्रेन पे बढ़ती जा रही है, जो वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ा रहा है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाए। ये सही हो गया, समझ में आया सबको? अब ये क्लोज कैसे होगा, तो इसका कॉम्पिटिटर भाई जो ADH है, इसका कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, और जैसे ही ये बाइंड होगा क्या होगा, इसके भाई ये जो रिसेप्टर है इस पे ये कॉम्पिटिटर भी बाइंड हो सकता है, और इसके बाइंड होते ही जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बढ़नी थी वो स्टॉप हो जाएगी, यानी एक्वापोरिन बनना बंद। तो इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। ठीक, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह का कंपटीशन है, जब ऐसा एंजाइम को कंपटीशन जब डायरेक्टली साइट पे बनता है तो ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल किस तरह का बाइंडिंग है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, समझ में, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को यहाँ पर और भी बड़ा करके दिखाया है, और अच्छे से, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा सेल है, और ये आपको पता ही है कि जो लाइनिंग होती है सेल की, जो कहते हैं टिब्यूल है ना, जिसको कि आप डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल या कॉमन कलेक्टिंग टिब्यूल कह रहे थे, या कॉर्टिकल कलेक्टिंग टिब्यूल कह रहे थे, उसकी एक सिंगल सेल है। तो जैसा एक सिंगल सेल में हो रहा है वैसे पूरे सेल में हो रहा होगा। अब ये देखिए, ये है ब्लड स्ट्रीम, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है, इसी के थ्रू हॉर्मोन्स आएंगे, है ना भाई, ब्लड के थ्रू ही हार्मोन ट्रांसफर होंगे। और यहाँ पे हम टारगेट करने वाले हैं वैसोप्रेसिन को, ठीक, यानी ADH को। वैसोप्रेसिन जब ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे V2R रिसेप्टर है मेम्ब्रेन पे आउटर साइड में, ठीक, आउटर साइड में मेम्ब्रेन पे V2R रिसेप्टर है, जो वैसोप्रेसिन को इजीली आइडेंटिफाई करते अपने साथ बाइंड होने देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनली खूब सारे मैसेज बनने शुरू होते हैं, और ये चेंज होते होते ये मैसेज साइक्लिक AMP, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, उसके थ्रू दूसरे एंजाइम्स चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर हो करके ये क्या करेगा, ये क्या बोलते हैं, आपके जो एक्वापोरिन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी असेंबली को स्टार्ट कर देगा, फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देगा। जब एक्वापोरिन बनने शुरू हो जाते हैं तो उसको फॉस्फोराइलेट कराते हुए आगे की ओर ट्रांसफर कर देगा मेम्ब्रेन पे। अब ये जब मेम्ब्रेन की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये एक गेट का काम करने लगेंगे, इस टिब्यूल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अंदर आना, और फिर उसके लिए उसकी एक्टिव वैसोप्रेसिन की एक्टिविटी की वजह से मॉलिक्यूल्स बनाना, जिसको कि एक्वापोरिन 2 मॉलिक्यूल कहते हैं, जो मेम्ब्रेन पे चैनल या गेट की तरह काम करेगा, जिससे कि वाटर रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ती है। ठीक, अब वाटर रीअब्सॉर्प्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो डायबिटीज की एक कंडीशन आती है विच इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस समझ में आ रहा है? तो डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशन है जहां पे ये असेंबली फेल हो जाती है, यानी रीअब्सॉर्प्शन फेल हो जाएगा और सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, पेशेंट की जल्दी ही डेथ हो जाती है, मतलब कुछ ही घंटों में डेथ हो जाती है। ये चीज यहाँ पे जो पीछे हमने डिस्कस किया, द सेम थिंग, उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा और स्मार्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये फंक्शन करता होगा। जैसे ये है ब्लड कैपिलरीज, तो जाहिर सी बात है इसी के थ्रू हार्मोन्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब ये है पेरीट्यूबुलर फ्लूइड एंड दिस इज द प्रिंसिपल सेल। ये है पेरीट्यूबुलर फ्लूइड और ये है प्रिंसिपल सेल, और ये हमारा ट्यूबुलर ल्यूमेन, ठीक है, जहाँ पे वाटर वगैरह प्रेजेंट है। तो वाटर मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है। दूसरी साइड भी ऐसी सेल की बाउंड्रीज होंगी। क्लियर हो गया? यानी यहीं से ये कलेक्टिंग डक्ट का रास्ता ही, इसी के थ्रू वाटर एंड अदर फिल्टर थिंग्स बाहर निकलते हैं।
देखिए ADH ब्लड के थ्रू आया और V2 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होते ही साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन हुआ जिसने पीके प्रोटीन काइनेज ए जिसको हम कहते हैं इसको एक्टिवेट किया। ये वही एंजाइम है जो एक्वापोरिन 2 को सिंथेसाइज करेगा और मूवमेंट कराएगा कहाँ पर, ये जो ट्यूबुलर ल्यूमेन साइड का मेम्ब्रेन है प्रिंसिपल सेल्स का उस तरफ, और यहाँ पे सरफेस पे एक्वापोरिन 2 का एक प्रॉपर चैनल बन जाएगा। अब ये जो चैनल बन जाएगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे हाई अमाउंट में वाटर है इन द ट्यूबुलर ल्यूमेन साइड, तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर विल मूव टू द लो साइड, यानी ग्रेडियंट के थ्रू हाई से लो की ओर मूव करेगा, लेकिन थ्रू द एक्वापोरिन 2 चैनल। तो ये समझ में आ गया ADH ने कैसे रास्ता बना दिया इसकी जाने के लिए, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब इसी के दूसरी तरफ देखें तो AQ3 एंड AQ4 ये इंटरनल साइड में है, यानी ब्लड कैपिलरी वाली साइड में है। आसानी से जो यहाँ पे H2O भरता जाएगा उसको ये बाहर जाने देंगे, चलो भाई तुम लोग बाहर निकलते रहो, इजीली निकलते रहो। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके रुकने के सिग्नल्स आएंगे, तो यहाँ से एक्वापोरिन 2 हट जाएगा, जब हट जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। सिंपल, ADH का फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके दो फंक्शन और देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। अगर पहला समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन CSIR के वही से बन जाते हैं, ठीक। बाकी ये दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, मतलब बनते हैं इससे क्वेश्चन, कई बार नहीं भी बनते हैं, कई साल तक इनसे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इंक्रीजिंग परमिएबिलिटी ऑफ इनर मेडुलरी पोर्शन of the collecting duct to urea by regulating the cell surface expression of urea transporters, यानी यूरिया के क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, परमिएबिलिटी के लिए भी ये क्या कहते हैं काम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग परमिएबिलिटी कहाँ पर, इनर मेडुला पोर्शन में, किसके, कलेक्टिंग डक्ट के। किसके लिए ये परमिएबिलिटी बढ़ेगी, यूरिया के लिए, ठीक है। यूरिया ट्रांसपोर्टर बनेंगे जो यूरिया को ट्रांसपोर्ट करेंगे। नाउ दिस यूरिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ऐसा क्यों, अगर केवल वाटर ही एब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्प्शन केवल और केवल वाटर का होगा, तो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस में प्रॉब्लम आ सकती है और फिर बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस आएगा। तो सॉल्ट्स भी जरूरी है और समटाइम्स यूरिया भी जरूरी है ताकि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है बच्चों, ताकि क्या बनी रहे, ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया, अब कैसे आएगा, आपने देखा यूरिया ट्रांसपोर्टर के फॉर्मेशन होगी, असेंबली होगी, जो यूरिया को भी सम अमाउंट में अब्सॉर्ब करने में मदद करेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट से एंड आउटर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया भी अंदर आएगा, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। थर्ड, एक्यूट इंक्रीज ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप आपको याद है ना, जो ऊपर जा रही है लूप, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस एड्स टू काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन। अब ये काउंटर करंट क्या है, तो बच्चों जब एक्सक्रीशन मैंने आपको पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्लड स्ट्रीम्स नीचे की ओर जा रही होती हैं और कैसे जो क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट है ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस तरह से जब कोई क्या बोलते हैं मूवमेंट होती है कि बगल की ट्यूब्यूल में ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है और जस्ट उसके साइड में नीचे की ओर हो रही है, तो ये कैसा है, काउंटर करना हुआ, यानी एक दूसरे के विपरीत जाना हुआ। तो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन, एफिशिएंट रीएब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी बन जाती है डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। काउंटर करंट मैकेनिज्म नेफ्रॉन में, हमारे नेफ्रॉन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फिनोमेना है। द सेम थिंग, काउंटर करंट को लेकर के जो हम बात करते हैं वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि किस तरह से यहाँ पे काउंटर करंट फंक्शन करेगा और किस किस जगह पे कौन कौन सी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे ये आपका ग्लोमेरुलस पार्ट है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूरिया अंदर की ओर आ रहा है, यानी
बाहर से अंदर की ओर आ रहा है पीसीटी पर। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज, आयंस, H2O यानी वाटर, एमिनो एसिड, अदर थिंग्स, ये क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं, यानी अंदर का जो लूप ऑफ हेलने है वहां से बाहर की ओर निकल रहे हैं, और ये वाटर लगातार रीएब्जॉर्ब होता रहता है, जाता रहता है। लेकिन ये तो है डिसेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप ऑफ हेलने की बात करें तो यहाँ पे क्लोराइड, सोडियम आयंस ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन वाटर नहीं होता। डिसेंडिंग वाले में वाटर बहुत रीएब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग वाले में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से सॉल्ट तो बाहर आए पर वाटर अभी भी अंदर बहुत ज्यादा रह जाता है। तो ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आवश्यकता के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नीड कितनी वाटर जा रही है उस हिसाब से यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, साथ ही कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, अदर थिंग्स, उनका भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर यहाँ भी वाटर अच्छे से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो फिर ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ आपने देखा कि यहीं पे सम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये भी क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। अब आपने इसको समझ लिया कि यूरिया के रीअब्जॉर्प्शन के पीछे भी एडीएच का ही हाथ है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा तो वाटर के साथ साथ यूरिया, लेकिन ये कहां पर, ये लेटर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेटर पार्ट में ये पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया? आई होप एकदम मस्त आपको ये समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है ही भाई, एनिमल फिजियोलॉजी कॉम्प्लेक्स रहती है, लेकिन रिवीजन करेंगे मस्त समझ में आ जाएगा, और एक भी क्वेश्चन CSIR का छूटेगा नहीं, आई गारंटेड। सो मस्त होके पढ़िए, जहां भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना।